डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने सातवाहन वंश के बारे में जानकारी दी थी कि किस प्रकार सातवाहन वंश की प्राचीनता हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है तथा साथ ही साथ सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में हमारे पास जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। इसके अतिरिक्त हमने विभिन्न सातवाहन वंश के शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और आज हम जो सातवाहन वंश के अन्य शासक हुए हैं और उनका शासन प्रबंध कैसा रहा, इस पर चर्चा करेंगे। सातकर्णी जो प्रथम था और सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी नयनिका, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार सातकर्णी प्रथम की रानी नयनिका ने अपने दो पुत्रों वेदश्री और सत्यश्री की संरक्षिका के रूप में शासन प्रबंध संभाला और जब वेदश्री और सत्यश्री बालिग हो गए, उन्होंने शासन कार्य में हाथ बटाना आरंभ किया तो हमें ज्ञात होता है कि वेदश्री अपने बाल्यावस्था में मर गया था और इस कारण कुछ समय तक सत्यश्री को ही शासन प्रबंध संभालना पड़ा और तत्पश्चात सातकर्णी द्वितीय 166 ईस्वी पूर्व सातवाहन वंश का अगला प्रतापी शासक हुआ। सातकर्णी द्वितीय एक प्रतापी शासक हुआ जिसका उल्लेख संभवतः हमें हाथी गुम्फा और भेलसा अभिलेखों में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी थे उनसे सातकर्णी द्वितीय ने मालवा जीत लिया था। जो पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी थे उनसे जब सातकर्णी द्वितीय ने मालवा जीत लिया तो इस तरह सातवाहन वंश का साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। पुराणों के अनुसार सातकर्णी द्वितीय के पश्चात लंबोदर राजा बना और उसके बाद लंबोदर का पुत्र आपिलक और उसके पश्चात कुंतल सातकर्णी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इस बीच जो राजा हुए वो किसी भी प्रकार अधिक प्रभावशाली नहीं थे, इसलिए इनका उल्लेख अधिक नहीं किया गया है। तत्पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक हम पाते हैं हाल जो है सातवाहन वंश का एक महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक हुआ। इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक शासन किया। कुछ ग्रंथों में यही उल्लेख है। साथ ही साथ इसके समय शांति और सुव्यवस्था बनी रही। इसका नाम जो है विभिन्न ग्रंथों में, जैसे पुराणों में लीलावती नामक ग्रंथ में, सप्तशती, अभिधान चिंतामणि आदि ग्रंथों में हाल के बारे में उल्लेख किया गया है और ऐसा माना जाता है कि हाल एक कवि और रचनाकार भी था। सप्तशतक राजा हाल की रचना मानी जाती है और इसके दरबार में जो बृहद कथा एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है, बृहद कथा का लेखक गुणाढ्य भी हाल के दरबार में रहता था और इसके साथ ही इस बृहद कथा पर अन्य जो ग्रंथ आधारित हैं, बुद्ध स्वामी कृत बृहद कथा श्लोक संग्रह, क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी और सोमदेव कृत कथा सरित सागर, कहीं न कहीं ये तीन ग्रंथ जो है इसी बृहद कथा पर आधारित हैं और इस बृहद कथा का लेखक गुणाढ्य जो है हाल के दरबार में रहता था। तो हम समझ सकते हैं कि हाल सातवाहन वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। इसके समय इस जो हाल का जो सेनापति था विजयानंद, इसने लंका विजय का भी एक सफल अभियान किया और लंका पर विजय प्राप्त की और लंका का जो राजा था उसकी पुत्री थी लीलावती और जो लीलावती नामक ग्रंथ हाल के समय लिखा गया, उस ग्रंथ में लंका की राजा लीलावती के सौंदर्य की ही चर्चा की गई है, जिसमें सेनापति द्वारा उसे हाल की वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं और बाद में जो है लीलावती जो है हाल से विवाह या हाल लीलावती से विवाह कर लेता है। तो इस तरह हम यह भी
समझ सकते हैं, या हमें यह भी ज्ञात होता है कि हाल ने सफलतापूर्वक दक्षिण विजय के अभियान किए और लंका विजय भी प्राप्त की। इस वंश का जो अगला प्रतापी शासक हुआ गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने 77 ईस्वी से लेकर 95 ईस्वी तक शासन किया और इसने अपने समय वीरता का कार्य किया, कई वीरतापूर्ण अभियान संपन्न किए। इसने शकों, यवनों और पल्लवों का विनाश किया। संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसने शक जो शासक था नहपाण, उसके वंश को, और जो क्षयरात वंश था शक ये नहपाण का, उस नहपाण के क्षयरात वंश का भी इसने समूल नष्ट कर दिया। साथ ही साथ इसने अपरांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकुर, अकर, अवंती जो राज्य थे वो नहपाण से जीत लिए थे और इस तरह इसने अपने साम्राज्य का विस्तार विदर्भ तक किया। इस तरह जो अस्मत प्रदेश था उसमें हैदराबाद राज्य में था, तो उसको भी इसने विजय किया और अपनी विजय के द्वारा इसने एक प्रकार से दक्षिण भारत के एक विशाल भाग पर अधिकार किया। इसीलिए ग्रंथों में इसे त्रिसमुद्र तोय पितावाहन कहा गया है और इसने स्वयं त्रिसमुद्र तोय पितावाहन उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है कि इसकी सेनाएं तीनों समुद्रों अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक के क्षेत्र को विजय किया था इसकी सेनाओं ने। इससे ऐसा भी निष्कर्ष निकलता है कि इसने बाद में जो कार्दमक शक थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि कुछ अभिलेखों में ऐसी जानकारी मिलती है, जैसे कनेरी अभिलेख में वासिष्ठी पुत्र सातकर्णी को, जो कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का पुत्र था, एक मां क्षत्रप की पुत्री का पति बताया गया है। संभवतः विद्वानों ने इस मां क्षत्रप को रुद्रदामन बताया है, अर्थात रुद्रदामन की पुत्री से गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के पुत्र ने विवाह किया। यह एक महान योद्धा था और इसने कुशलता पूर्वक अपना शासन प्रबंध संपन्न किया। साथ ही साथ इसके शासन का जो वर्णन वेन सांग ने भी इस संदर्भ में लिखा है और इसके कुशल शासन की प्रशंसा की है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन वंश का, वो था पुलुमाई द्वितीय। पुलुमाई द्वितीय गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के पश्चात राजा बना, अपने पिता के बाद यह राजा बना और इसने 96 ईस्वी से लेकर 119 ईस्वी तक शासन सूत्र संभाला। इसके समय सातवाहन साम्राज्य अपने गौरव और समृद्धि के शिखर तक पहुंच गया था। यद्यपि वह साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका, परंतु उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इसने एक नवनगर की भी स्थापना की और नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। साथ ही साथ इसने महाराज और दक्षिण पथेश्वर की उपाधियां भी धारण की। इसके कई सिक्के जो है विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इसका साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका साम्राज्य बहुत समृद्ध था और इसने अमरावती और आदि स्थानों पर जो निर्माण कार्य किया, उससे स्पष्ट होता है कि इसका साम्राज्य एक प्रकार से सुखी और संपन्न था। इसके बाद श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अगला शासक हुआ। श्री सातकर्णी ने 120 ईस्वी से 149 ईस्वी तक शासन किया और यह रुद्रदामन का दामाद था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह रुद्रदामन का दामाद था। तत्पश्चात शिव श्री पुलुमाई सातवाहन वंश का अगला शासक बना और इसने 150 ईस्वी से 156 ईस्वी तक शासन किया। गोपालचारी लिखते हैं कि संभवतः पुलुमाई द्वितीय का पौत्र वही राजा था जिसे रुद्रदामन ने पराजित किया। अर्थात शिव श्री पुलुमाई के बारे में गोपालचारी जो एक इतिहासकार हुए हैं, उनका मानना है कि संभवतः शिव श्री पुलुमाई को शक नरेश रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था, क्योंकि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में कहा गया है
कि रुद्रदामन ने अपने निकट संबंधी दक्षिणापथेश्वर सातकर्णी को 2 बार परास्त किया, परंतु उसे नष्ट नहीं किया, अर्थात उसके समूल नाश नहीं किया। ऐसा उल्लेख रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। शिवश्री पुलमाई के पश्चात उसका पुत्र श्री शिवखंड सातकर्णी सातवाहन वंश का अगला शासक बना, और इसके बारे में यद्यपि ज्यादा उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु ऐसा ज्ञात होता है कि इसने लगभग 157 ईस्वी से लेकर 159 ईस्वी तक शासन किया। अगला जो महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन वंश का, वह था श्रीयन। श्रीयन 160 में इस वंश का शासक बना और 189 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके जो 2 महत्वपूर्ण अभिलेख कन्नेरी और नासिक अभिलेख मिलते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि इसने पश्चिमी से लेकर दक्षिण तक शासन किया और अपरांत जो प्रांत था उसको विजय प्राप्त करने में सफल रहा। जो हर्ष का दरबारी कवि हुआ बाण ने श्रीयन को त्रिसमुद्राधिपति कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि संभवतः श्रीयन का साम्राज्य संपूर्ण दक्षिण में फैला हुआ था। इसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, सोपारा, चंदा, अकोला, गोदावरी तथा कृष्णा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसका साम्राज्य इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके पश्चात स्वामी साकेशन सातवाहन वंश का अगला शासक हुआ और इसकी जो मुद्राएं हैं, कुछ सिंह मुद्राएं और कुछ हस्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसने 6 वर्ष शासन किया और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसने 10 वर्ष शासन किया। सातवाहन वंश की जो मुख्य शाखा थी, जिसे हम आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं, उस वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक था वह था पुलमाई चतुर्थ। यद्यपि पुलमाई चतुर्थ के बारे में कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह स्पष्ट है कि पुलमाई चतुर्थ के पश्चात सातवाहन राज्य विभक्त हो गया और 5 शाखाओं में बंट गया। इस तरह हम सातवाहन वंश के शासकों के बारे में और उनके शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।